हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल सिंपल सीटेड। यहाँ पर हम सीटेड से रिलेटेड टॉपिक्स या विषयों को बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने अभी तक लर्निंग और एक्विजिशन की बात की है। एक्विजिशन क्या है, लर्निंग पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या क्या है। इसी तरह से लर्निंग और एक्विजिशन से रिलेटेड बहुत से कॉन्सेप्ट्स होती है या कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ थॉट्स है। और इसी तरह से पियाजे, वाइगोत्स्की, चोम्स्की और अगर हम पेवलोव की बात करें, जेरोम ब्रूनर है, कोलबर्ग है, इन्होंने क्या क्या कहा है हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कर लिया है। आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ समझेंगे, जैसा कि अभी यहाँ पर खड़े रह कर के मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, राइट, और आप इसे सुन रहे हो, देख रहे हो। तो यहाँ पर मैं लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, एक भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग ए लैंग्वेज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे जो आइडियाज़ है या फीलिंग्स है या जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे पास में है, तो उसे मैं आपके साथ में शेयर कर पा रहा हूँ, राइट। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है इसी से रिलेटेड है। हम सबसे पहले देखेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज मीन्स भाषा। लैंग्वेज को हम हिंदी में कहेंगे भाषा। और ये जो टॉपिक है ये सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, चाहे वो लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी या इंग्लिश ले लेते हो या लैंग्वेज सेकंड में आप जो भी लैंग्वेज लेते हो, वहाँ पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि व्हाट इज़ ए लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज़ ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक माध्यम है, आपके जो विचार है उनका आदान प्रदान करने का एक माध्यम कहलाता है लैंग्वेज, राइट। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है। इसी तरह से फॉर एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड डिज़ायर्स एक्सेट्रा, इसका हम यूज़ करते हैं, यानी कि हमारी अभिव्यक्ति करने के लिए जो कुछ भी हमारे मन में है, हम उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए, उसका इजहार करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और लैंग्वेज क्या है, तो ये सोसाइटी से या पीपल से, लोगों से जुड़ने का, कनेक्ट करने का एक माध्यम है। जिस तरह के अभी भी यहाँ पर जो है मैं एक लैंग्वेज का ही यूज़ करके आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, उनकी अपनी डायलेक्ट्स होती है, बोली भाषाएं होती है, उनका हम हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें रोज़ाना में हम उनका इस्तेमाल करते रहते हैं, राइट। तो लैंग्वेज के बारे में तो ये तक कहा गया है कि लैंग्वेज ही है जो कि इंसानों को, मनुष्य को और जानवरों को विभाजित करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। क्योंकि जो जानवर है या जो हमारे एनिमल्स है तो वो स्पीकिंग नहीं करते या बहुत सिंटैक्टिकली स्ट्रक्चर्ड उनके सेंटेंसेस नहीं होते हैं, राइट। यानी कि उनके जो सेंटेंस, हालांकि कुछ एनिमल्स में थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन होती है, लेकिन सिंटैक्टिकली स्ट्रक्चर्ड जो है सेंटेंसेस या कम्युनिकेशन उनमें नहीं होती है। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि जो आंट्स होती है, जिसे हम चूटी कहते हैं, राइट। तो आंट्स जो होती है उनमें भी कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करती है। वो फिरोमोन्स को एक्सक्रीट करते हैं या फिरोमोन्स को वो निकालते हैं और इस तरह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं, राइट। हालांकि वो रास्ता तलाश करने में या बिल्कुल एक के पीछे एक चलने में उस जो फिरोमोन्स वो निकालते हैं उसकी सहायता से उन्हें मदद होती है। और इस तरह की कुछ थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन जो है नॉन सिंटैक्टिकली स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन आपको एनिमल्स में देखने को मिल जाती है। लेकिन मानव में स्पीकिंग की कैपेसिटी है, लैंग्वेज एक्विजिशन की उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है और भाषा का यूज़ करके वो समाज से जुड़ पाता है, लोगों से जुड़ पाता है। तो ये मनुष्य की अपनी एक क्षमता होती है। ये हुई भाषा की बात। अगर हम करें, अगर हम इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं, यानी कि भाषा का महत्व क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा का महत्व क्या होता है, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमारी जो थॉट्स एंड फीलिंग्स है उनको हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, उनके हम अभिव्यक्ति कर पाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है। उसी तरह से हम वेरियस टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को लर्न कर पाते हैं, यानी अलग अलग विषयों को, अलग अलग सब्जेक्ट्स को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए भी हम यहाँ पर भाषा का यूज़ करते हैं। इसी तरह से टू कनेक्ट विद द पीपल एंड द सोसाइटी, लोगों से जुड़ने के लिए, समाज से जुड़ने के लिए भी हम भाषा का यूज़ करते हैं। और इसी तरह से अगर एक बच्चा अगर प्रॉपरली अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, सही ढंग से उसका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है थॉट्स एंड फीलिंग्स का, तो उसका जो माइंड है वो परप्लेक्स्ड रहता है, परेशान होता है वो, या उसका माइंड डिस्टर्ब्ड हो जाता है, राइट। तो फॉर द सेटिस्फैक्शन यहाँ पर आपको ये चीज़ भी समझना चाहिए कि जब हम हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं, उसकी अभिव्यक्ति हम कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक
सेटिस्फैक्शन एक फील होता है, एक समाधान जिसे हम कहेंगे वो हमें यहाँ पर फील होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है जो कि ऑप्शंस में आपसे सिंपली यहाँ पर पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, या भाषा का महत्व क्या होता है। तो जो कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया हूँ वो सफिशिएंट होते हैं उनका आंसर ढूंढने में। इसी तरह से लैंग्वेज हमने समझ लिया है, उसका इम्पोर्टेंस भी हमने देखा है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी भाषाई विकास के जो अलग अलग स्टेजेस है, जो अलग अलग उसके स्तर है, वो क्या क्या है, हम यहाँ पर वो बात करेंगे। इनिशियल स्टेजेस जो होती है लैंग्वेज की, अगर हम देखें तो बच्चों में ये ओरली स्टार्ट होता है, यानी मौखिक रूप से भाषा का जो विकास है या जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर हम एक बच्चे की यहाँ पर बात करें तो वो सबसे पहले कूइंग करना स्टार्ट करता है, राइट, यानी वो कूकता है। अगर हम इसका पीरियड देखें या इसका समय काल देखते हैं तो 0 to 6 मंथ्स का जब वो होता है, 0 से लेकर के 6 महीनों तक, तो उस टाइम पर वो कूइंग करता है, यानी कि वो कूकता है। इसके बाद में जो स्टेज आती है वो करता है बैबलिंग, जिसे हम हिंदी में बलबलाना कह सकते हैं। तो वो होता है 6 to 9 मंथ्स, यानी कि 6 से 9-10 महीने, थोड़ा सा ऊपर नीचे ये हो सकता है। तो 6 महीनों से 9-10 महीनों तक की आयु में वो बैबलिंग करता है, यानी कि वो बलबलाता है। और छोटे छोटे वर्ड्स जैसे बा, का, माँ, इस तरह का वो यूज़ करता है, उनको रिपीटेशन के साथ यूज़ करता है, बाबा, काका, मामा, इस तरह से, राइट। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो 1 और 2 वर्ड्स का यूज़ करने लगता है यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जब वो 1 ईयर या 1 वर्ष का हो जाता है, 1 वर्ष जब अपनी आयु का वो कंप्लीट कर लेता है, तो उस टाइम पर वो 1 या 2 शब्दों का यूज़ करने लगता है। और फिर इसके बाद में अगर वो 2 वर्ष तक की आयु में, यानी जब तक वो 2 वर्ष कंप्लीट करता है, तो उस टाइम पर उसके पास में ऑलमोस्ट 272 वर्ड्स हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस पर देखा हूँ कि 272 वर्ड्स जो है ऑलमोस्ट किस एज में कंप्लीट होते हैं। तो कुछ जगह पर 2 वर्ष है, कुछ जगह पर 3 वर्ष भी लिखा हुआ है। तो हमें 2 से 3 वर्षों तक की एज को समझ के चलना है कि जब एक बच्चा 2 से 3 वर्षों का हो जाता है तो उसके पास में 272 वर्ड्स जो है ऑलमोस्ट हो जाते हैं, राइट। उसके बाद में जब वो अपनी आयु के 5 से 6 वर्ष कंप्लीट करता है, यानी व्हेन ही कंप्लीट्स 5 to 6 ईयर्स ऑफ हिज और हर एज, तो उसके पास में 2072 वर्ड्स होते हैं, यानी 2100 के आसपास आप समझ सकते हो कि इतने वर्ड्स उसके पास में होते हैं जब वो 5 से 6 वर्षों का होता है। यानी कि ऑलमोस्ट वो किंडरगार्टन में जाने के लिए तैयार है, केजी में एडमिशन लेने के लिए जब वो जाता है तो उस टाइम उसके पास में बहुत सारे शब्द भंडार या वोकैबुलरी होता है जो कि ऑलमोस्ट 2000 वर्ड्स के आसपास होता है। तो हम यहाँ पर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की बात कर रहे थे, यानी भाषा के विकास के जो क्रम है, जो स्टेजेस है क्रमबद्ध तरीके से, वो कौन कौन सी है। तो देखिए, वो सबसे पहले, आई होप कैसे आप देख पा रहे हो, ओरल स्टेज से गुजर रहा है। सबसे पहले तो वो क्या करता है, अपनी नीड्स और डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने के लिए रोता है। सबसे इनिशियल स्टेज में जब एक बच्चा होता है, इन्फेंट जब वो होता है, राइट, तो वहाँ पर वो क्राइंग कर रहा होता है, रो रहा होता है। क्राइंग करने के बाद में वो आई कांटेक्ट बनाता है अपने जो फैमिली मेम्बर है, सबसे क्लोज जो है उसकी माता है, उसकी मदर है, तो उनसे वो आई कांटेक्ट भी बनाने की कोशिश करता है। इस तरह से फिर धीरे धीरे स्टेज वाइज जो है फिर वो क्राइंग करता है, यानी कि अब वो ओरल स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा है, राइट। फिर उसके बाद में क्राइंग के बाद में कोइंग, फिर बैबलिंग, फिर 1 और 2 वर्ड स्टेज है, फिर 272 वर्ड्स हो गए 2 से 3 वर्षों के दरमियान में। फिर उसके बाद में जब वो 5 से 6 वर्षों का हुआ है तो 2000 के आसपास जो वर्ड्स है उसके पास में इतना वोकैबुलरी हो गया है। तो ओरल स्टेज के बाद में अब क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा फास्टली मैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी बता दूंगा ताकि आपको एक्विजिशन समझने में इजी हो जाए या आसान हो जाए। क्योंकि अब हम यहाँ पर एक्विजिशन की एक बार फिर से बात करेंगे, क्योंकि भाषाई विकास की अगर हम बात करें, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, तो वहाँ पर एक्विजिशन या अर्जन की बात करना भी इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, ऐसा होता है कि एक बच्चा जो है, तो जब वो पैदा होता है या जब उसका जन्म होता है तो उसे हम 0 वर्ष की आयु मान के चलते हैं, राइट।
उसके बाद में वो जब 2 वर्ष तक की आयु का होता है तो उसे हम कहेंगे इन्फेंट या शैशव अवस्था या शैशव काल उसे हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद में वो 2 से लेकर के 6 वर्षों तक की जो उसकी पीरियड होता है, जो समय काल होता है 2 वर्षों से 6 वर्षों तक का, तो इसे हम कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था। तो देखिए यही जो पीरियड होता है फ्रेंड्स, तो ये पीरियड उसकी भाषा को अर्जित करने के लिए, अधिग्रहण करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर वो लैंग्वेज को लिसनिंग कर रहा है, फर्स्ट लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है, अपने परिवेश में, अपने परिवार में, अपने वातावरण में जो भी लैंग्वेज को वो सुन रहा होता है तो उसे ही वो एक्वायर कर लेता है। उसके पास इनेट कैपेसिटी होती है। हमने यहाँ पर चोम्स्की की थ्योरी पढ़ रखी है, जो कि अमेरिकन लिंग्विस्ट है, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। तो उन्होंने ये कहा है कि एक बच्चा जो होता है उसके पास में इनेट कैपेसिटी है और उसके पास में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी है, जो कि हाइपोथेटिकल डिवाइस है। वो सारी बातें हमने वहाँ पर की है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड में, यानी पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्षों तक का आयु का काल हो सकता है, यह समय हो सकता है, तो उस टाइम पे एक बच्चा लैंग्वेज को बहुत ही फास्ट एक्वायर करता है। तो ये कुछ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है, राइट। इसके बाद में अब हम वोकैबुलरी की बात करेंगे। तो पहले हम थोड़ी यहाँ पर जगह बना लेते हैं। जगह बनाने के बाद में वोकैबुलरी, सिंटैक्स, फोनेटिक्स को फास्टली समझेंगे, क्योंकि ये भी लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। इस ट्रायंगल में हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक बच्चे के पास में वोकैबुलरी यानी कि शब्द भंडार, हिंदी में हम इसे कहेंगे। इसी तरह से सिंटैक्स, जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सिंटैक्स के साथ साथ थोड़ा सा नॉलेज फोनेटिक्स का, ध्वनि का, ध्वनि शास्त्र, आवाज़ का, यानी कि होता है। तो वोकैबुलरी क्या होता है? शब्द भंडार होता है, जिसे हमने यहाँ पर ऑलरेडी सीख लिया है कि कौन सी वय में, कौन सी एज में उसके पास में कुल जो है टोटल कितने शब्द होते हैं। तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, आप चाहे तो वीडियो को रिवाइंड करके उसे देख सकते हो। तो शब्द भंडार की हमने बात कर ली है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि नोम चोम्स्की ने इसके बारे में एक चीज़ कहा है कि बच्चा जो होता है तो उसके पास में यूजी होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूजी? तो यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि वो इनेट कैपेसिटी तो उसके पास में होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की, लेकिन लैंग्वेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर या कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम ग्रामर में पढ़ते हैं, वो सारी कुछ बेसिक चीज़ें उसके पास में होती है। उसे ज़रूरत होती है तो सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी की, यानी कि शब्द भंडार की। चाहे फिर वो किसी भी लैंग्वेज का एक्विजिशन कर रहा हो, चाहे वो पूरी दुनिया के किसी भी पार्ट में रहता हो, चाहे वो अफ्रीका का बच्चा हो, अमेरिका का हो, इंडिया का हो, एशिया का हो, कहीं का भी वो बच्चा हो, तो उसके पास में एक्विजिशन की जो प्रोसेस होती है तो उसे ओनली द थिंग विच ही और शी नीड्स इज़ वोकैबुलरी। तो जिस चीज़ की उसे ज़रूरत होती है वो सिर्फ शब्द भंडार है, यूनिवर्सल ग्रामर, कुछ बेसिक रूल्स और स्ट्रक्चर जो है उसके पास में ऑलरेडी होता है, यानी सेंटेंसेस बनाने का या बोलने का आप उसे कह सकते हो। तो वो कुछ बेसिक चीज़ें ऑलरेडी वो अपने पास में रखता है, वो इनेट कैपेसिटी होती है, वो नेचुरल एक उसके पास में है, राइट। और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड में यही सारी चीज़ें नोम चोम्स्की ने हमें बताई है। तो ये वोकैबुलरी से रिलेटेड था। उसके बाद में सिंटैक्स क्या होता है? तो देखिए एक बच्चा जब अपने स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से गुजर रहा होता है तो वो अक्षर से, यानी कि लेटर्स से मिलता है, राइट। फिर उसके बाद में उसे पता चलता है कि लेटर्स से मिलकर वर्ड्स, यानी कि शब्द बन रहे हैं जो कि मीनिंगफुल होते हैं। फिर इन वर्ड्स से मिलकर के सेंटेंसेस बनते हैं, फ्रेजेस बनते हैं, और इन फ्रेजेस से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। फिर सेंटेंसेस आगे आपकी पूरी बात को वहाँ पर पहुँचा सकते हैं, स्टोरीज बनती है, ऐसी चीज़ें आगे आती है। तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं। अब देखिए सिंटैक्स क्या है? तो सिंटैक्स होता है सिंपली किसी भी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो होता है, यानी कि रचना, वाक्य की रचना, उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हम जब सेंटेंसेस बोलते हैं तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, आई एम ड्रिंकिंग ये वर्ब है और वाटर पानी है। लेकिन हिंदी में हम क्या करते हैं? मैं पानी पी रहा हूँ, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, इस तरह का हम यहाँ पर क्रम लगाते हैं। तो इसे ही सिंटैक्स कहते हैं कि
जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है वो किस तरह से होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप सीक्वेंस या उसका यूज़ किस तरह से करते हो, ये सारी चीज़ें सिंटैक्स यानी कि जो वाक्य विन्यास या वाक्य रचना में हम करते हैं, राइट। तो ये हुई सिंटैक्स की बात। उसके बाद में होता है फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स क्या है कि इसे हम ध्वनि शास्त्र कहते हैं, यानी कि अलग अलग शब्दों की कैसी आवाज़ें निकलती है वो चीज़ें उसको समझ में आ रही होती है। अब उसकी जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज होती है, यानी प्रारंभिक अवस्थाएं जो है उसकी भाषा को सीखने की, तो वो क्या है और फिर वो किस तरह से फॉर्मली लैंग्वेज को सीखता है, हम यहाँ पर उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस टॉपिक को पूरा समराइज़ करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो देखिए ऐसा होता है कि LSRW यानी कि कुछ बेसिक लैंग्वेज स्किल्स है जो कि किसी भी लैंग्वेज को आप देख लीजिए, हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसके अंदर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में लैंग्वेज की जो स्किल्स है उन्हें सीखा जाता है। सबसे पहले श्रवण यानी कि सुनना यानी कि लिसनिंग, राइट। उसके बाद में स्पीकिंग यानी कि बोलना। अब ये जो दो स्किल्स है तो इन्हें वो स्कूल जाने से पहले ही अपने घर पर, अपने परिवेश में, अपने परिवार के साथ में सीख लेता है, यानी कि सुनना और बोलना उसने सीख लिया है। रीडिंग एंड राइटिंग जो है, पढ़ना और लेखन जो है या लिखना, उसे वो स्कूल में जाकर के फॉर्मल वेज में सीखता है, राइट। तो इस तरह से ये चीज़ भी आपको समझना है। इसी तरह से लिसनिंग, ये रिसेप्टिव स्किल है, इसमें वो कुछ ग्रहण करता है, राइट, लिसनिंग में। और इसी तरह से रीडिंग, ये भी रिसेप्टिव स्किल है, कुछ रिसीव कर रहा होता है उस टाइम पे। और स्पीकिंग एंड राइटिंग क्या है कि स्पीकिंग यानी अभिव्यक्ति कर रहा है, एक्सप्रेशन कर रहा है, बोल रहा है, राइट, जिसे हमने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में समझा है। तो ये क्या है कि ये क्रिएटिव या प्रोडक्टिव स्किल भी आप इसे कह सकते हो, राइट। और राइटिंग भी जो है उसी कैटेगरी में आती है, यानी कि लिख करके भी आप अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हो, दूसरों तक पहुंचा सकते हो। तो ये लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये बेसिक 4 लैंग्वेज स्किल्स है, आपको ये भी याद रखना है। अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ RTE के बारे में, ताकि ये चैप्टर जो है पूरा हो जाए हमारा RTE, क्योंकि RTE पर एक क्वेश्चन एटलीस्ट पूछा जाता है। देखिए सीटेट में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। सबसे पहले NPE 1986, आई होप कि आपको ये दिखाई दे रहा है, यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। वैसे अभी हम 2020 में भी एक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनाई जा चुकी है, तो उसे भी हम पढ़ेंगे बहुत ही जल्दी। इसी तरह से CCE, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो NPE में CCE की बात की गई, यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में ये कहा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर हमें फोकस करना है, अध्यापक बाद में, बच्चा पहले। किसी भी चीज़ में बच्चों को अवसर पहले दिए जाए, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, बच्चे खुद से करके सीखने वाले बने, जैसा कि पियाजे भी बोलते हैं। और जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट है वो भी इसी बात को बोल रहे होते हैं कि भैया बच्चे को हमको पहले प्राथमिकता देना है, प्रायोरिटी देना है, राइट। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गया है, सीटेट में पूछा ही जाता है, तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में इस चीज़ को याद रखना चाहिए। सिर्फ मैं आपको एक टिप यहाँ पर देना चाह रहा था। फिर उसी तरह से NCF है 2005 का, इस पर भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए NCF का सिंपल सरल शब्दों में अगर आपको मैं बताऊँ क्या है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये बोल रहा है कि ये अगर बच्चा है आपका, ठीक है, और ये वो क्लासरूम में है, मान लो दिस इज बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, वॉटएवर। तो अब ये क्लासरूम में है और ये उसकी आउटर दुनिया है, जिसे हम ट्री से, बिल्डिंग से, कार से डिनोट कर रहे हैं कि भैया ये आउटर वर्ल्ड है। तो वॉट एवर ही और शी इज़ लर्निंग इन द क्लासरूम शुड बी कनेक्टेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे की बाहरी दुनिया के साथ में आपको कनेक्ट करके बताना है जो कुछ भी वो अपनी क्लासरूम में सीख रहा होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जिन पर सीटेट में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, तो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं आपको वो यहाँ पर बता दूँ। अब हम आ जाते हैं RTE की तरफ वापस। तो राइट टू एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है, राइट। और इस एक्ट को 4 अगस्त 2009 को इनैक्ट किया गया था। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझना है, 4 अगस्त 2009 को RTE आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसे यहाँ पर डबल कर देता हूँ, RTE।
तो आरटी राइट टू एजुकेशन ये ऐसा एक्ट है जिसे इंडियन पार्लियामेंट ने 4 अगस्त 2009 को इनैक्ट किया था। और आपको मैं बता दूं कि इट इज़ द फर्स्ट लेजिस्लेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा कानून है, पहला ऐसा लेजिस्लेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी ऑफ, देखिए 3 चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये गवर्नमेंट पर डाल रहा है, ऐसा ये पहला कानून है पूरी दुनिया का। सबसे पहला इनरोलमेंट, उसके बाद नंबर 2 अटेंडेंस और नंबर 3 कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक या प्राथमिक स्तर की जो आपकी एजुकेशन है या जो शिक्षा है तो उसमें इनरोलमेंट, बच्चों को दाखिल करना, उसमें शामिल करना, उसके बाद में उसका अटेंडेंस यानी उसकी हाज़िरी को कायम रखना, यानी वो हाजिर रहना चाहिए, वो रोज़ाना स्कूल आना चाहिए, उसके अटेंडेंस होना चाहिए। उसके बाद में एजुकेशन के कंप्लीशन का यानी प्राइमरी एजुकेशन के कंप्लीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट डालता है। ऐसा हमारा ये आरटी यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट है जिसे 4 अगस्त 2009 को इनैक्ट किया गया था। और इट इज़ द फर्स्ट सच लेजिस्लेशन, यानी कि ऐसा ये पहला लेजिस्लेशन है पूरी के पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का, राइट। तो आपको ये चीज़ समझ रहे हैं। अब आरटी कुछ चीज़ें और भी हमें बताता है, हम उन्हें यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है कि बच्चे को मेंटल हैरेसमेंट या फिज़िकल पनिशमेंट नहीं दी जाएंगी, राइट। तो हम यहाँ पर इसे पनिशमेंट लिख लेते हैं, यानी कि बच्चों को शारीरिक किसी भी तरह की सज़ा या मारपीट उसके साथ नहीं की जाएंगी, उसको मानसिक तौर से, मानसिक रूप से भी परेशान नहीं किया जाएगा। जैसे किसी को बच्चे को डांट दिया, कभी गाली दे दी, कभी मार दिया, इस तरह की चीज़ें, अगर उसको कुछ करते नहीं आ रहा है, कोई एक्टिविटी, कोई गतिविधि या कुछ भी चीज़ में अगर वो पार्ट नहीं ले रहा है, हिस्सा नहीं ले रहा है, तो उसे हम सज़ा नहीं दे सकते, राइट। उसे हम पनिश नहीं कर सकते, उसको इस तरह की चीज़ें, बातें नहीं बोलेंगे जिससे उसको हीन भावना उसमें पैदा हो या उसे बुरा लगे, या मेंटल हरासमेंट उसका हम नहीं करेंगे, राइट। ये चीज़ भी आरटी में कही गई है। इसी तरह से एक चीज़ और इसमें कही गई है कि किसी भी बच्चे को इन द सेम क्लास या प्रीवियस क्लास में डाला नहीं जा सकता है, यानी कि वो हर साल, हर वर्ष आगे ही बढ़ता रहेगा अगर हम प्रिलिमिनरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें। इसी तरह से 6 से 14 वर्षों के दरमियान में, यानी 6 से 14 वर्षों के दरमियान में जो एलिमेंट्री एजुकेशन का समय काल होता है, अगर आप देखते हो तो स्टैंडर्ड 1 से लेकर के ऑलमोस्ट 7th या 8th तक ये कुछ होता है, तो वहाँ तक के जो एजुकेशन है तो उसमें इनरोलमेंट, हमने 3 वर्ड्स को डिस्कस किया था, इनरोलमेंट, अटेंडेंस और कंप्लीशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पर डाली गई है 6 से 14 वर्षों के आयु के बच्चों की, राइट। तो ये आरटीई से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें थी जो यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी था। तो इस तरह से हमारे आज की इस वीडियो में हमने लैंग्वेज की बात की है, व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज का यूज़ क्या होता है हमने वो भी समझा है, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज क्या है वो भी देखा है, थोड़ा सा दूसरे टॉपिक्स को भी टच किया है क्योंकि वो रिलेटेड थे, और इसी तरह से सीखा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो किसी एक टॉपिक को हम स्पेसिफिक सिर्फ उसी टॉपिक को नहीं पढ़ सकते, बल्कि उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होती है इंटीग्रेटेड मैनर में हम उसे साथ में जो है मिला करके समझते चलेंगे। इससे क्या होता है कि वो चीज़ें हमें समझने में भी आसानी होती है और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में भी उससे हमें सहायता मिलती है या मदद मिलती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। चलिए अब थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं और हमारे इस छोटे से सेशन को यहाँ पर सम अप करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है, लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर, यानी लैंग्वेज का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं किस लिए? सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए, या स्पीकिंग एंड राइटिंग ओनली भी है, यहाँ पर थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, यानी बोलने और लिखने के लिए केवल या सिर्फ बोलने और लिखने के लिए करते हैं, या तो फिर प्लेइंग गेम्स, खेल खेलने के लिए, या फिर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, या चीज़ों को ख़रीदने और बेचने के लिए। तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाता है लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, यानी बातचीत के लिए लैंग्वेज का उपयोग होता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स लीड्स टू, यानी
जब आप थॉट्स का, अपने विचारों का और अपने फीलिंग्स की अभिव्यक्ति कर लेते हो, उसको एक्सप्रेस कर लेते हो, तो क्या होता है आगे चलकर? तो डिस्टर्बेंस इन द माइंड, यानी माइंड में डिस्टर्बेंस होता है, तो ऐसा तो नहीं होता है। या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी कि आपका संज्ञानात्मक विकास होता है, या मेंटल डेवलपमेंट होता है आपका। या तो फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि पूरा व्यापक जो है उसकी विकास होता है, पूरा के पूरा सर्वांगीण विकास होता है उसका, राइट। तो या तो फिर नंबर 4 है सेटिस्फैक्शन इन द माइंड, या आपको आपके माइंड में सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको समाधान प्राप्त होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स लीड्स टू सेटिस्फैक्शन इन द माइंड, यानी माइंड में आपको सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के बाद में। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। At the age of almost 2 years, a child has knowledge of how many words? तो 3 वर्षों का जो बच्चा होता है, तो उसके पास में कितने शब्द होते हैं, या उसका वोकैबुलरी कितना होता है? 2072 वर्ड्स, या फिर 272 वर्ड्स, या 1000 वर्ड्स, या 3000 वर्ड्स? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब वो 2 वर्षों को होता है, हमने यहाँ पर इसे डिस्कस किया है, तो उसके पास में कुछ तो भी ऑलमोस्ट 272 वर्ड्स होते हैं। और 2072 वर्ड्स उसके पास में कब होते हैं? जब वो किंडरगार्टन के एज में, यानी 5 से 6 वर्षों के आसपास जब उसकी आयु होती है, आयु जब उसकी होती है, तो उस टाइम पे कुछ 2072 वर्ड्स उसके पास में होते हैं, राइट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में था। RTE 2009 वॉज इनेक्टेड ऑन, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है हमारे भारत का, तो उसे कब इनेक्ट किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 4 अगस्त 2007, या फिर 4 अगस्त 2009, या 15 अगस्त 2009, या 26 जनवरी 2011। तो बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन है ये। 4 अगस्त 2009 को RTE एक्ट को इनेक्ट किया गया था। उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बेस्ट पीरियड फॉर एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज इज, यानी भाषा के अर्जन के लिए या अधिग्रहण करने के लिए सबसे बेस्ट जो समय होता है वो होता है इन्फेंसी का, यानी शैशव काल का, या फिर अर्ली चाइल्डहुड का, यानी पूर्व बाल्यावस्था का, या फिर लेटर चाइल्डहुड का, यानी उत्तर बाल्यावस्था का, या एडोलेसेंस का पीरियड होता है, किशोर अवस्था का। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। नोम चोम्स्की ने यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की है, और उन्होंने कहा है कि एक बच्चा जब अपने अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड में, यानी पूर्व बाल्यावस्था के पीरियड में होता है, यानी 2 से 6 वर्षों के बीच में जब होता है, तो उस टाइम पे लैंग्वेज को बहुत फास्ट एक्वायर करता है, या अर्जित करता है, या उसका अधिग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अर्ली चाइल्डहुड बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस तरह आज के हमारे वीडियो को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम इसका PDF की लिंक भी आपको दे देंगे, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।